हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी EAD ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिससे सवाल पूछा नहीं जाता है। राइट? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं, किस तरह से हमें कवर करना है, उसमें लगभग कितना समय लगता है, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू पे बात करेंगे। फिर हम अपने फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। राइट? तो जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का थोड़ा सा कंटेंट पे हमने ध्यान देना है कि किस तरह से हमने कंटेंट को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंटेंट क्या है। तो यहां पर लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में देखो बच्चों, टोटल आपके लगभग 12 चैप्टर के आसपास होते हैं। आपके टोटल 12 चैप्टर हैं। जैसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन जो चैप्टर है, ये थोड़ा सा बेसिक चैप्टर होता है। इसमें हम अपने फंडामेंटल्स को डेवलप करते हैं, और जब कभी भी फंडामेंटल्स को डेवलप करना होता है तो उसमें आपको बहुत समय देना है। ये बात अपने जीवन में उतार लो कि जब कभी भी आप सीख रहे हो तो सीखते समय हमेशा समय देना है उस चीज को। ठीक है? वहां पर हमें स्पीड से मतलब नहीं होता। अभी जब आप सीख रहे हो तो सीखते वक्त आपको समय देना पड़ेगा, तभी तो आप सीखोगे। तो जब एक बार चीजें आपको आ जाएंगी फिर आप गियर बढ़ा सकते हो अपना, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज मैं आपको बताऊंगा उस प्रोसीजर को आपने फॉलो कर लिया तो पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आपको टफ लगेगा। हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो बहुत जल्दी उड़ाएंगे। ठीक है? क्योंकि सीखना है टाइम देके। तो जो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन है, ये चैप्टर है, ये अराउंड 9 to 10 लेक्चर लेता है पूरे कोर्स में। अब ये लेक्चर क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। लेक्चर आधे घंटे का भी होता है, 1 घंटे का भी होता है, और 4 घंटे का भी होता है। ठीक है? तो यहाँ मैं अब लेक्चर के बेसिस पे बात नहीं करने वाला। क्लियर हो रही है बात? वो एक रिलेटिव टर्म है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट? और इसमें हमने सबसे ज्यादा टाइम देना है। दूसरा चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा चैप्टर क्या है बच्चों? मैकेनिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड एंड थर्मल स्ट्रेस। अब देखो, ये जो टॉपिक है जिसे हम कहेंगे सेकंड चैप्टर, ये जो नंबर वाइज मैं लिख रहा हूं ना, बेसिकली ये चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर इसमें ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, कुछ डिटेल की चीजें नहीं है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है थर्मल स्ट्रेस। इससे सवाल 100% पूछा जाना है। इससे सवाल 100% पूछा जाना है, और जो सवाल पूछा जाना है उसको करने के लिए आपको पूरा थर्मल स्ट्रेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसको भी देखेंगे क्या है। तीसरा चैप्टर है आपका बेंडिंग स्ट्रेसेस। तीसरा चैप्टर क्या है? बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। बेंडिंग स्ट्रेस भी बड़े इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक हो जाता है। ठीक है? इसमें हम बेंडिंग मूवमेंट से आने वाली स्ट्रेसेस की स्टडी करेंगे, कहाँ वो मैक्सिमम होगी, कहाँ मिनिमम होगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो सारी चीजें हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज shear stresses in beams. Shear stress in beams. राइट? तो बीम्स में जो लोड होता है हमारा ट्रांसफर शीयर लोड,
उसकी वजह से दो इफेक्ट क्रिएट होते हैं, एक मूवमेंट आता है और एक डायरेक्ट शेयर आता है। तो मूवमेंट की वजह से तो बेंडिंग स्ट्रेस आ जाती है बीम में, और डायरेक्ट शेयर की वजह से आपकी आती है शेयर स्ट्रेस इन बीम्स। तो उसको हम यहाँ पर देखने वाले हैं, शेयर स्ट्रेस इन बीम्स। ठीक है, इसमें भी टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं। शेयर स्ट्रेस इन बीम बहुत ही छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन। उससे पहले टॉर्शन वाला दिख लेते हैं। नेक्स्ट आता है टॉर्शनल स्ट्रेसेस, ये इंपॉर्टेंट है। टॉर्शनल स्ट्रेसेस वाला जो टॉपिक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्ट्रेंथोमेट्री। यहां से सवाल पूछा जाएगा, यहां से सवाल पूछा जाएगा, यहां से सवाल पूछा जाएगा, राइट। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं वहां से सवाल आना आना है। ठीक है, वहां से सवाल आना आना है। देखो अब क्या काम करते हैं, सिक्स टॉपिक आ आपका, फिफ्थ था वो, एक सेकंड देख लेते हैं। ठीक है, सिक्स टॉपिक आता है आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। प्रिंसिपल 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 स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन। बच्चों ये जो टॉपिक है प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल प्लेन, इसमें एक छोटा सा सवाल आता है जूनियर इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं आता, लेकिन ये पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है। अगर आपको ये नहीं आता तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं आती, क्योंकि जिस किसी को इसका एम नहीं पता ना, व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल स्ट्रेस ऑन अ बॉडी, तब तक आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जीरो चीजें आती हैं, ये मान के चलना होता है। इस टॉपिक को अगर आपने समझ लिया तब हम कहेंगे कि हाँ आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है अच्छा है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट है मोर सर्किल, मोर सर्किल से सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है मोर सर्किल। ठीक है, सेवंथ चैप्टर आता है हमारा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर फोर्स एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूं इसको, क्योंकि बच्चों का ये बहुत कमजोर होता है एसएफडी एंड बीएमडी, इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो डोंट वरी। नेक्स्ट आता है हमारा एट चैप्टर आता है आपका डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। इससे सवाल आना है, इससे सवाल आना है, और ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, स्टैंडर्ड रिलेशन है इसमें, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको, इसमें आपको मेमोराइज करना है चीजें, कि जैसे कैंटिलीवर बीम का डिफ्लेक्शन एट पॉइंट लोड पे कितना होगा, फिक्स लोड फिक्स पॉइंट पे कितना होगा, मिड पॉइंट पे कितना होगा, स्लोप कितनी होगी, ये सब चीजें इसमें आती है। ठीक है, ये टोटली मेमोराइज्ड बेस्ड चैप्टर है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। और एक इसमें मेथड आता है मोमेंट एरिया मेथड, उस मेथड को सीखना है, क्योंकि वो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका नाइन्थ है आपका कॉलम एंड स्ट्रट, कॉलम एंड स्ट्रट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कॉलम बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, राइट। स्टैंडर्ड रिलेशन है, चार तरीके की आपकी बाउंड्री कंडीशन है, कौन कौन सी, बोथ एंड फिक्स्ड, बोथ एंड फ्री, वन एंड फिक्स्ड एंड फ्री, एंड वन एंड फिक्स्ड एंड हिंज। इस टाइप की आपकी चार बाउंड्री कंडीशंस होती है कॉलम में, और कॉलम जो है वो स्ट्रट का ही एक स्पेशल केस है, देखेंगे कौन सा केस है, राइट। तो ये सब चीजें इसमें बात करेंगे। टेंथ है आपका प्रेशर वेजल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर वेजल्स, प्रेशर वेजल्स आपके बच्चों दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका थिन सिलेंडर, एक होता है आपका थिन स्पेरिकल वेजल, यानी ये थिन स्पेरिकल वेजल होगा और एक थिन सिलेंडर वेजल होगा।
तो दो टाइप के हमने पढ़ने हैं। इसमें दो स्ट्रेसेस कैलकुलेट होती हैं, एक हुप डायरेक्शन में हुप स्ट्रेस कैलकुलेट होगी और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैलकुलेट होगी। इन्हीं दो स्ट्रेसेस पे थिन सिलेंडर का डिजाइन किया जाता है, मेनली हुप स्ट्रेस पे करते हैं क्योंकि वो जस्ट डबल होती है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के। ठीक है, वहां पर बट जॉइंट कहाँ पे हमें लगाना है, सरकमफ्रेंशियल जॉइंट कौन सा होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये सब बातें हम उसमें करते हैं। समझ में आ रही है बात? इंपॉर्टेंट है। डिजाइन ऑफ प्रेशर वेजल्स जो है वो इसी टॉपिक से कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 11th चैप्टर। 11th आता है आपका स्प्रिंग। स्प्रिंग ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग में जो हमारा है वो है आपका बेसिकली हेलिकल स्प्रिंग। स्प्रिंग जो इंपॉर्टेंट है इसमें देखो, स्प्रिंग कई टाइप के है। लीफ स्प्रिंग है, वो मोमेंट कैरी करता है। एक हेलिकल स्प्रिंग है, उसमें शेयर स्ट्रेस होती है, टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस भी होती है और डायरेक्ट शेयर भी होती है। तो जो हेलिकल स्प्रिंग होता है वो शेयर स्ट्रेस में डिजाइन किया जाता है, वो हमारे सिलेबस में है, उसको हमें अच्छे से पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? तो स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं। एक आपका स्टिफनेस का फॉर्मूला है, एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, एक शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है। तो ये तीन फॉर्मूले आपके हैं। इन तीन फॉर्मूलों को आपने समझ लिया तो स्प्रिंग का आपका काम खत्म हो जाता है। तो स्प्रिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें मेनली हेलिकल स्प्रिंग को हमने पढ़ना है। मेनली इसमें हेलिकल स्प्रिंग को हमने पढ़ना है। लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट आपकी स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी जो है ना बच्चों, वो हम अलग से पढ़ेंगे। सबकी बीम्स में क्या स्ट्रेन एनर्जी है, बार में क्या स्ट्रेन एनर्जी है, ये सारी चीजें हमने अलग से पढ़नी है। तो यहाँ पे 12th जो है वो है हमारा स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेन एनर्जी ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अगर आपका 1 घंटे का लेक्चर है तो अराउंड 40 to 45 लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 40 डेज का ये कोर्स होता है, ऐसा मान के चलें आप। और ये डिपेंड करता है कि आपका लेक्चर की टाइमिंग क्या है। अगर 2 घंटे में है तो ये अराउंड 30 to 35 डेज में भी खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना समय दे रहे हो। चलिए जी, हम अब सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हमारा पहला चैप्टर है जी। अब देखो, ये स्ट्रेस को समझने से पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा और मुझे फॉलो करना है आपने। अगर इस कोर्स को आपको अच्छे समझना है तो मुझे फॉलो करते चले जाओ, समझ में सब आ जाएगा। ये जो स्ट्रेस और स्ट्रेन जो सिंपल है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ रहे हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे हम सॉम कहते हैं, वो बेसिकली एक मैकेनिक्स का पार्ट है। तो वो कौन सी मैकेनिक्स है पहले उसको समझना है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिक्स भी कई टाइप की होती है। एक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती है, एक मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड होती है, और एक होती है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हमें ध्यान देना है कि मैकेनिक्स क्या है। तो बच्चों मैकेनिक्स क्या है, देखो हमने कहा मैकेनिक्स, पहले हम मैकेनिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। मैकेनिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस। डिफरेंट फोर्सेस की स्टडी करते हैं और उनके इफेक्ट देखते हैं बॉडी के ऊपर क्या आ रहा है। तो इफेक्ट होते हैं 3 तरीके के, एक होता है डिस्प्लेसमेंट, एक होता है डिफॉर्मेशन, एक होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मैकेनिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे हम। मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की आप डेफिनेशन लिख सकते हो, इट इज दी branch of science which deals with
deals with which deals with different kind of forces, different kind of forces and their effect on body एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, यहां मैंने बात किसकी की है, यहां पर मैंने बात करी है दो चीजों की। हमने यहां पर बात किसकी की है, हमने यहां बात की है दो चीजों की। क्या है, एक तो है फोर्स, डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस, और दूसरा है इफेक्ट। दूसरा क्या है, इफेक्ट। बच्चे मेरी बात ध्यान से समझें, फोर्स होता है कॉज, ये क्या है, हमेशा कॉज है, ध्यान समझेंगे। और इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है आपका डिफॉर्मेशन, तीन तरीके का। ये कॉज है, यहां पर इफेक्ट आपको तीन तरीके का देखने को मिलेगा। कौन कौन सा है, सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट, बॉडी या तो डिस्प्लेस होगी, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा डिफॉर्म्ड, यानी कि डिफॉर्मेशन, यानी कि डिफॉर्मेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी होगा, शॉर्ट में लिखेंगे, एंड डिफॉर्मेशन भी है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी होगा और डिफॉर्मेशन भी होगा। ये इफेक्ट है। कॉज क्या है, फोर्सेस। तो अभी हमें क्या करना है, इस फोर्स को स्टडी करना है कि ये फोर्स कितने टाइप का है, स्टेप बाय स्टेप। फिर हम देखेंगे ये तीनों कंडीशन कैसे अचीव होती हैं। फिर हम ये देखेंगे कि इन तीनों कैटेगरी में से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, वो हम देखेंगे। समझ में आ रही है बात। तो सबसे पहले हमें टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स देखना है क्या होती है, फिर उसके बाद डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस देखना है, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस देखना है, फिर हमें उसके इफेक्ट देखना है। तो सीक्वेंस वन बाय वन है। तो सबसे पहले मैकेनिक्स देखेंगे। देखो मैकेनिक्स, ठीक है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी है, मैकेनिक्स की डेफिनेशन आपको लिखवा दी है। मैकेनिक्स बच्चों होती है तीन टाइप की। हमारे पास जो मैकेनिक्स है वो है तीन टाइप की। सबसे पहली मैकेनिक्स होती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो आपने +2 में पढ़ी है। सबसे पहली मैकेनिक्स क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। अब मैं यहीं पर सब चीजें लिखवाऊंगा, क्योंकि बार बार अगर हम एक ही चीज को लंबा करके लिखेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपके कंसेप्ट जो होते हैं उससे रिलेटेड अगर आप लिखोगे तो वो ज्यादा आपका टाइम कम लेते हैं। जैसे मैकेनिक्स की अगर मैंने डेफिनेशन लिखवाई, लेकिन अगर मैं आपको बताता पॉइंट वाइज तो ये शॉर्ट हो जाता और इफेक्टिव होता। ठीक है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में देखो, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पता ही है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्सेस की स्टडी की जाती है और उसके इफेक्ट देखे जाते हैं। लेकिन यहाँ वो बॉडी की बात जो है ना हमने की है, जो बॉडी की बात की है, वो बॉडी कौन सी है, तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमें कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू दी ओनली, ध्यान रखेंगे, ओनली रिजिड बॉडी, ओनली रिजिड बॉडीज। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिलेट्स टू दी रिजिड बॉडीज, ध्यान रखना, ओनली रिजिड बॉडी, और कोई बॉडी नहीं। अब रिजिड बॉडी क्या, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं, रिजिड बॉडी उन बॉडीज को कहते हैं जिसमें डिफॉर्मेशन, जिसमें डिफॉर्मेशन, ध्यान से समझेंगे बच्चों, जिसमें डिफॉर्मेशन ना के बराबर होता है, यानी कि कहेंगे हम नेग्लिजिबल है। डिफॉर्मेशन क्या है, नेग्लिजिबल। ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस किसी बॉडी में डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल है, कि फोर्स लगाने पे, फोर्स लगाने पे वो बॉडी डिफॉर्म ही नहीं कर रही है, तो उस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का पॉइजन रेशो, अभी हम बात करेंगे पॉइजन रेशो, वो होता है 0, ध्यान रखेंगे। रिजिड बॉडी का पॉइजन रेशो होता है 0, क्योंकि उसमें कोई लेटरल स्ट्रेन नहीं आती है। चलेंगे आगे धीरे धीरे, इसको आप ध्यान मत देना, ठीक है, क्योंकि आपको पॉइजन रेशो ही नहीं पता अभी क्या होता है। ये है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। चलिए जी, बात करते हैं अपनी जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरी जो मैकेनिक्स है
उस मैकेनिक्स का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, राइट। इसका दूसरा नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इसका दूसरा नाम है सॉलिड मैकेनिक्स, ये 3 नाम से जाना जाता है। तो अब देखो मैकेनिक्स का पार्ट तो है, अब बॉडी अलग अलग हो गई। यहाँ रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी इज रिलेटेड टू दी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो सॉम में ऐसा क्या डिफरेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, सॉम में क्या डिफरेंट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं वो डिफॉर्मेबल बॉडीज की करते हैं, ठीक है। तो इट रिलेट्स टू दी डिफॉर्मेबल बॉडी, यानी कि जो बॉडी डिफॉर्म हो सके, डिफॉर्मेबल बॉडीज, जो बॉडीज डिफॉर्म हो सके, फोर्स लगने पे जिसमें डिफॉर्मेशन हो, राइट। अगर ऐसी कोई बॉडी है तो वो हम जो स्टडी कर रहे हैं फोर्सेस की, वो आता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, यानी कि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। समझ में आ रही है बात बच्चों? चलिए जी, अब देखो तीसरी टाइप की जो मैकेनिक्स है उसको कहते हैं बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। बच्चों फ्लूइड मैकेनिक्स होती है 2 टाइप की, इसमें ज्यादा डिटेल में तो जाना नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स में पता ना बॉडी चेंज होगी, फ्लूइड आ गया यहाँ पे, यहाँ पर सॉलिड बॉडी है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज रिलेटेड टू दी सॉलिड बॉडी, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड मैकेनिक्स इज आल्सो रिलेटेड टू दी सॉलिड बॉडी। बट फ्लूइड मैकेनिक्स में क्या है, कोई सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, आइदर लिक्विड है और गैस है। समझ में आ रही बात? आइदर लिक्विड है और गैस है। चलिए जी, फ्लूइड मैकेनिक्स आती है आपकी 2 टाइप की, एक होती है इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, और दूसरी होती है कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स, कंप्रेसिबल फ्लूइड मैकेनिक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, फ्लूइड की डेंसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। कंप्रेसिबल में आपकी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, ये चेंज होती रहती है प्रेशर के साथ साथ। जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे वैसे वैसे डेंसिटी आपकी इंक्रीज करती है। अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे P = ρ/T से। तो अब हमारा इंटरेस्ट कहाँ है बच्चों? हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे है, ये है हमारा इंटरेस्ट, और हमें हमेशा इंटरेस्ट ओरिएंटेटेड ही रहना है अपनी पूरी लाइफ में। ये हमारा इंटरेस्ट है, इसे हमने पढ़ना है, इसको हम पढ़ के आए हैं। कहाँ पढ़ के आए हैं? ये हम 12th में पढ़ के आए हैं। 12th में जो भी आपने कैलकुलेशन करी है, सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन की है COM, CG की कैलकुलेशन करी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करी है, सब ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है जो हम पढ़ के आ रहे हैं। ट्रस जो हमने पढ़े हैं सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, ठीक है। जितनी भी बॉडीज है, फ्रिक्शन सब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। फ्रिक्शन में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं फोर्सेस की, वो एक रिजिड बॉडी पे कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? कोप्लानर फोर्सेस, कॉनकरेंट फोर्सेस किस पे हम दिख रहे हैं? रिजिड बॉडीज पे। तो ये चीज हमने पढ़ ली है, ये चीज हम अलग से पढ़ते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स के नाम से। अब जरा हम सॉलिड मैकेनिक्स पे बात करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडीज पे। क्या है? डिफॉर्मेबल बॉडीज। देखो ध्यान से समझेंगे बच्चों, आपको आई होप समझ में आ गया होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में किसकी हमें स्टडी करनी है? डिफॉर्मेबल बॉडीज की। अब यहां पर देखो, मैंने कहा कि मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो है फोर्स, एक तो है फोर्स। फोर्स होता है बच्चों 2 टाइप का, ध्यान रखना। फोर्स होता है 2 टाइप का, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का जो फिजिकल सेंस है वो आपको दिखेगा। एक्सटर्नल फोर्स, कोई चीज रखी हुई है, उसका वेट लगा हुआ है उस पर, या कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, तो ये नेकेड आई से दिखता है। क्लियर हो रही है बात? और एक्सटर्नल फोर्स को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमेशा क्या कहा है? लोड। इस बात को ध्यान रखना। तो व्हाट इज लोड? लोड इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द बॉडी। समझ में आ रही है बात? चलिए जी, इंटरनल फोर्स क्या है? इंटरनल फोर्स समझेंगे, इंटरनल फोर्स, इंटरनल फोर्स। बच्चों इंटरनल फोर्स क्या होगा? जो बॉडी के अंदर रहेगा, बॉडी के अंदर रहेगा, तो यानी कि ये मॉलिक्यूल्स या एटम के लेवल पे चला गया।
ठीक है, मॉलिक्यूल से एटम के लेवल पे चला गया। तो जो इंटरनल फोर्स होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो होता है स्ट्रेस, वो होता है स्ट्रेस। एक बात ध्यान रखेंगे इंपॉर्टेंट, एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे यहाँ पे, क्या क्या इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो इंटरनल फोर्स है, जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बिना पॉसिबल नहीं है जब तक कोई टेम्परेचर में वेरिएशन ना हो, क्योंकि थर्मल स्ट्रेस भी होती है। स्ट्रेस हमारी दो टाइप की होती है बच्चों, एक मैकेनिकल स्ट्रेस, एक थर्मल स्ट्रेस, बात करेंगे अभी उस पर। तो जब तक हमारा टेम्परेचर वेरिएशन ना हो, यानी कि टेम्परेचर में कोई चेंजेस ना हो, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि इंटरनल फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के बिना डेवलप नहीं हो सकता। इसका मतलब स्ट्रेस जनरेट होती है, अप्लाई नहीं होती। स्ट्रेस हमेशा क्या होती है, जनरेटेड। ध्यान रखना, स्ट्रेस हमेशा क्या होती है, जनरेट होती है। किसकी वजह से, जब हम लोड को अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पे, जब लोड को अप्लाई करते हैं हम किसी बॉडी पे, तो क्या जनरेट होती है, स्ट्रेस। तो इंटरनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बिना जनरेट नहीं हो सकता। क्लियर हो रही है बात, ये बात ध्यान रखना। स्ट्रेस जब भी जनरेट होगी तो क्यों होगी, क्योंकि उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है। ठीक है, अब यहां पहले हमें फोर्स की स्टडी करनी है। अब देखो दो चीजें हैं, ये क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया। फोर्स क्या है हमारा, फोर्स है बच्चों कॉज, कॉज कारण, किसका, डिफॉर्मेशन होने का, किसका, डिफॉर्मेशन होने का। अब देखो दूसरी चीज क्या है हमारे पास, एक तो फोर्स है, सेकंड चीज क्या है हमारे पास, सेकंड है इफेक्ट। सेकंड क्या है, इफेक्ट। इफेक्ट हमारे तीन टाइप के, पहला डिस्प्लेसमेंट, इसको समझेंगे अभी, पहला डिस्प्लेसमेंट, ठीक। दूसरा डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन। तीसरा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डिफॉर्मेशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों, डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन। शॉर्ट में लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डिफॉर्मेशन। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको देखते हैं इफेक्ट को, फिर हम टाइप्स ऑफ लोड देखेंगे। चलो देखो इफेक्ट कैसे है, मान लो, ध्यान समझेंगे बच्चों। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, मैंने कहा मेरे पास एक टेबल पे एक बॉडी रखी हुई है, टेबल पर एक बॉडी मेरे पास है जिसका मास क्या है, m। अब क्या हुआ, कॉस ढूंढो, कॉस ढूंढो, मोशन के लिए कॉस की आवश्यकता है, न्यूटन का सेकंड लॉ। समझ में आ रही है बात। तो कॉस क्या है, फोर्स। मैंने कहा एक एक्सटर्नल फोर्स इसको खींच रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स इसको खींच रहा है। तो देखो बच्चों ये फिक्स नहीं है, ये बॉडी फिक्स नहीं है। तो ये क्या होगा, ये अगर मान लो मीन पोजीशन है आपकी पहली, ये आपकी मान लो मीन पोजीशन है, इसको हमने कहा मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ठीक। ध्यान से समझेंगे। अब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूं ताकि और समझ में आए। अब देखो क्या होगा बच्चों, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, ये बॉडी कहाँ खिसक के आ जाएगी, ये बॉडी यहाँ कहीं आ जाएगी। मान लो मैं डॉट डॉट से दिखाऊंगा इसको, है ना, ये बॉडी मान लो यहाँ आ गई, इसका मास m है। तो न्यू जो आपकी मीन पोजीशन है वो क्या बनी, न्यू जो आपकी मीन पोजीशन है वो बनेगी ये 1। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये हमारी न्यू मीन पोजीशन है, न्यू मीन पोजीशन, न्यू मीन पोजीशन, ये आपकी न्यू मीन पोजीशन है। तो हुआ क्या है बच्चों, यहाँ पे हुआ ये है कि ये इतनी बॉडी डिस्प्लेस कर गई है d। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, स्मॉल d, ठीक है। तो देखो बच्चों ध्यान से समझेंगे, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि जब कभी भी एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बॉडी में, डिस्प्लेसमेंट क्यों होगा, किसकी वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होगा क्या, क्या होगा, बॉडी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, ड्यू टू, ऐसे लिखेंगे ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। बॉडी क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, मूव कर जाएगी, इसमें आपको मोशन मिलेगा। बॉडी किस में होगी, बॉडी हमेशा इन मोशन में होगी, तब हम कहेंगे कि बॉडी डिस्प्लेस हो रही है, तब हम कहेंगे बॉडी डिस्प्लेस हो रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है।
ये पॉइंट समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट में बॉडी कभी भी फिक्स नहीं होगी, याद रखें, डू नॉट फिक्स, याद रखेंगे, डू नॉट फिक्स्ड। अगर बॉडी फिक्स नहीं है तभी तो वो मोशन में आएगी, अगर बॉडी फिक्स नहीं है तभी तो वो मोशन में आएगी। एक चीज बच्चों ध्यान रखना, मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो केस है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंसीडर किया जाता है, ये जो केस है ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये डिस्प्लेस हो रही है बस एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये जो केस है ध्यान रखना, ये केस जो है ये किसमें है, डिस्प्लेसमेंट किसमें, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम देखते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। तो अब मुझे आप ये बताओ कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, तो क्या ये सॉम का पार्ट हो सकता है, क्या ये सॉम का पार्ट हो सकता है, नहीं, तो हमें ये पार्ट पढ़ना है नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट, जिस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है फोर्स लगना की वजह से, स्ट्रेंथ में उसका कोई रोल नहीं है क्योंकि वो किसका पार्ट है, वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। क्लियर हो रही है बात? अब हम चलते हैं अपने डिफॉर्मेशन, दूसरा इफेक्ट क्या है, दूसरा इफेक्ट है डिफॉर्मेशन, ध्यान से समझेंगे, दूसरा इफेक्ट क्या है, डिफॉर्मेशन, ठीक है, दूसरा इफेक्ट है डिफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, डिफॉर्मेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो डिफॉर्मेशन कैसे होती बॉडी, डिफॉर्मेशन बॉडी, कोई भी बॉडी डिफॉर्म तब करेगी बच्चों, एक बात ध्यान में डाल लेना, जब तक कोई बॉडी फिक्स ना हो तब तक वो बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती। डिफॉर्मेशन होने के लिए बॉडी का फिक्स होना बहुत जरूरी है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो मान लो कोई बॉडी है हमारे पास, जैसे ये कोई बॉडी है हमारे पास, ये मैंने एक एंड से फिक्स कर दी है, मैंने एक एंड से इसको फिक्स कर दिया है, ठीक है, और यहां पे मैंने एक फोर्स लगा दिया है इसके सेंटर पे, एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, इसकी लेंथ मान लो हमारी कितनी है, इनिशियल लेंथ एल आई, और ये जो एरिया है इसको कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया, इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। समझ में आ रही है बात? तो बच्चों क्या है, ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर एक ये जो बॉडी है वो एक एंड से फिक्स है, तो क्या होगा, ये फोर्स इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिक्स्ड एंड तो ये कहेगा भाई तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो यहाँ से फिक्स्ड हूँ, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन ये प्लेन कहेगा भैया यहाँ पर फोर्स है मैं तो खिसकूंगा। तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। फिर किस किस प्लेन में, एक प्लेन जो यहाँ पे फिक्स है और एक प्लेन जो यहाँ पे फ्री है, ये चाहेगा कि ये इसके साथ जाए और ये चाहेगा कि भैया मैं तो यहाँ पर फिक्स हूं, मैं तो कहीं मूव नहीं कर सकता। तो होगा क्या, दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी और उससे मटेरियल खिंचना शुरू होगा। मान लो अब चूंकि देखो ध्यान समझेंगे बच्चों क्यों हो रहा है डिफॉर्मेशन, क्योंकि फोर्स लग रहा है इस प्लेन में, तो इस फोर्स का जो इफेक्ट है, इस फोर्स की जो इफेक्ट है वो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जिस प्लेन में वो होगा, जिस प्लेन में फोर्स लगा हुआ है सबसे ज्यादा इफेक्ट उसी प्लेन में तो होगा। तो यानी कि ये प्लेन तो मूव हो नहीं सकता, ये होगा क्योंकि यहाँ फोर्स है, ये तो कोशिश करेगा उसको खींचने की। तो ये जो बॉडी है ये इस तरह से डिफॉर्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से डिफॉर्म होगी। तो ये जो हमें मिलेगा ये मिलेगा डेल्टा एल, ये मिलेगा डेल्टा एल। 3 डायमेंशन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक काम करते हैं इसको हम 2 डायमेंशन में बनाते हैं तो वो ज्यादा क्लियर होगा। देखो ये हमारी बॉडी है इस तरह से, यहां फोर्स लगा था, ये 2 डायमेंशन में है, एक्सटर्नल फोर्स लगा, इसकी लेंथ क्या है इनिशियल एल आई, इनिशियल लेंथ क्या है एल आई, ठीक है, इनिशियल लेंथ क्या है एल आई, समझेंगे। बॉडी डिफॉर्म होनी शुरू करी तो ये प्लेन फिक्स हुआ यहाँ से, ये जो प्लेन है ये यहाँ पर इस टाइप से ये यहाँ पहुँच गया, जो प्लेन है ये इस टाइप से यहाँ पहुँच गया। तो हमें क्या मिला, हमें ये वैल्यू मिली डेल्टा एल, इसको क्या कहते हैं डेल्टा एल, और डेल्टा एल होता है डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल क्या होता है डिफॉर्मेशन। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे एक बात, क्या बात समझने की है, डिफॉर्मेशन किसकी वजह से होगा, जब कोई बॉडी फिक्स होगी, फिक्स्ड एट वन एंड, ये कंडीशन जरूरी है। अब बच्चों ध्यान से समझना,
कि चूंकि डिफॉर्मेशन हो रहा है इंटरनली, ये जो प्लेन है ये प्लेन उठ के कहाँ आ रहा है, ये प्लेन उठ के आ रहा है यहाँ पे, ये प्लेन उठ के आ रहा है यहाँ पे, समझेंगे बात को। तो हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो एक दूसरे से क्या होंगे, एक दूसरे से स्लिप करने लगेंगे, जिसकी वजह से डिफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश करेंगे ना। बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट न्यूटन लॉ, कि बॉडी जिस कंडीशन में पड़ी हुई है वो उसी कंडीशन में रहे। तो बॉडी पहले डिफॉर्म नहीं थी तो वो कोशिश करेगी कि भैया मैं डिफॉर्म नहीं होंगी, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, एक रेजिस्टेंस पैदा होगा, उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं स्ट्रेस, उसी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यहां पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेस। तो डिफॉर्मेशन से क्या हुआ, देखो जब बॉडी को हमने फिक्स किया, डिफॉर्मेशन क्या क्रिएट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। डिफॉर्मेशन क्या क्रिएट कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, और इंटरनल रेजिस्टेंस को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ना है, स्ट्रेस की स्टडी करनी है ना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तो यानी कि हम कौन सी बॉडी की बात करेंगे, हम कौन सी बॉडी की बात करेंगे, हम बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेशन किस में होगा, डिफॉर्मेबल बॉडी। ये कौन सी बॉडी है, ये है हमारी डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। क्लियर हो गया। डिफॉर्मेशन क्या है, डिफॉर्मेशन तभी होगा जब कोई बॉडी किसी पॉइंट से फिक्स होगी। चलिए जी, डिफॉर्मेशन समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। एक इसका कंबाइंड केस लेते हैं, एक इसका कंबाइंड केस लेते हैं। देखो कैसे होगा कंबाइंड केस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होगा। हमने कहा कि थर्ड डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिफॉर्मेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, मैंने कहा मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है, मैंने कहा मेरे पास कोई बॉडी, समझेंगे बच्चों ध्यान से। ये एक टेबल पे रखी हुई है, ये एक टेबल पे रखी हुई है इस तरह से, एक टेबल पे रखी हुई है इस तरह से। बच्चों ध्यान से समझेंगे। मैंने कहा इसके एक एंड पे मैंने 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया, तो खाली अगर ये फोर्स होता तो डिस्प्लेसमेंट होता। समझ में आ रही है बात। अब मैंने इसको रोकने के लिए पीछे की साइड में 15 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। अब बात समझना, अब बात मेरी बात समझना बच्चों। चूंकि ये फोर्स इस फोर्स के बराबर नहीं है तो ये दो इफेक्ट क्रिएट करेगा। क्या इफेक्ट क्रिएट करेगा, देखो जो 10 किलो न्यूटन है वो इस 15 किलो न्यूटन को अगर हम दो भागों में तोड़ें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा एक 10 किलो न्यूटन होगा और एक होगा हमारा 5 किलो न्यूटन। बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये जो 10 किलो न्यूटन है जो 15 किलो न्यूटन में से होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, 10 किलो न्यूटन को। तो यहां पर हमारे दो फिगर बनेंगे, मास हमारा मान लो m है, तो यहां पर हमारे दो फिगर बनेंगे, यानी कि केस बनेंगे दो, लिखेंगे केस वन, केस वन। केस वन क्या होगा, देखो बच्चों केस वन क्या होगा, हमने कहा कि जब मेरी एक बॉडी m, ये मेरी बॉडी m है, यहां से 10 किलो न्यूटन का फोर्स था, तो यहां से 10 किलो न्यूटन का फोर्स आया, तो क्या ध्यान समझे, क्या ये बॉडी डिस्प्लेस हो सकती है, नहीं, ये बॉडी डिफॉर्म होगी क्योंकि दोनों और बराबर फोर्स है। ये बॉडी क्या होगी, डिफॉर्म होगी, ध्यान रखना, ये बॉडी डिफॉर्म होगी, ठीक है। क्यों होगी, क्योंकि ये वैल्यू इसके बराबर है, तो कुछ इधर खींचेगी कुछ इधर खींचेगी, तब जाके ये बैलेंस बनेगा, ठीक है। कैसे होगी डिफॉर्म, देखो जो पिछला केस था डिफॉर्मेशन वाला, उसमें भी तो यही बात थी, ये फिक्स था, यहां से हमने एक फोर्स लगाया मान लो 10 किलो न्यूटन, बात को समझना, यहां से मैंने एक फोर्स लगाया 10 किलो न्यूटन का। तो अब बताओ अगर इक्विलिब्रियम है, तो अगर मैं कहूं कि मेरा ये सेक्शन है कोई, ये मेरा कोई सेक्शन है, ठीक है, और सेक्शन के राइट साइड में मुझे देखो यहां पर एक रिएक्शन मिलने वाली है ऐसे,
तो अब मुझे बताओ इक्विलिब्रियम के केस में क्या ये इसके बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्या ये बराबर नहीं होगी इसके? ये रिएक्शन जो है, एक सेकेंड, हाँ, क्या ये रिएक्शन बराबर नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो क्या मैं इस फिगर को ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं कि अगर ये मास मेरा m है, मास मेरा अगर ये m है तो यहाँ पे मैंने बोला ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स है, तो ये भी तो क्या होगा? ये भी तो 10 किलो न्यूटन का होगा। तो क्या मैं इसका ये इक्विवेलेंट डायग्राम नहीं बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? तो यही तो केस है, वो यही तो केस है। अब देखो, अब यहाँ पर एक बात समझने की क्या है, यहाँ पे एक बात समझनी है हमें। देखो, अब यहाँ पर जो केस 2 है इसका, इसका जो केस 2 होगा वो क्या कहेगा हमें? केस 2, केस 2 क्या कह रहा है? देखो, अब यहाँ जो 15 किलो न्यूटन का फोर्स था, इस 15 किलो न्यूटन के 10 किलो न्यूटन ने तो इसको बैलेंस कर दिया, तो बन के आया है ये फिगर। ये क्या है? एक बॉडी डिफॉर्मेबल बॉडी है, क्योंकि दोनों और बराबर फोर्स है। समझना, दोनों और बराबर फोर्स है। या हम ये कहें कि ये बॉडी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है, या ये कहें हम ये बॉडी इस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में है। केस 2 में क्या होगा? देखो, अब ये 10 किलो न्यूटन तो बैलेंस हो गया, लेकिन 15 किलो न्यूटन का 5 किलो न्यूटन अभी भी बचा हुआ है। वो किधर की तरफ लगेगा? पीछे की ओर। तो यानी कि एक चीज हमें ऐसे मिलेगी, पीछे की तरफ हमें 5 किलो न्यूटन मिलेगा, बस। अब देखो ये क्या है, क्योंकि राइट साइड में तो कोई फोर्स होगा नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ चला गया। अब ये बॉडी इधर जाना शुरू होगी, तभी तो ये बॉडी, देखो अब ये 10 किलो न्यूटन है, ये 15 किलो न्यूटन है, तो पीछे ही तो जाएगी ये बॉडी, क्योंकि यहाँ ज्यादा फोर्स है। तो किसकी वजह जाएगी पीछे? इसकी वजह से। तो यानी कि ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो रहा है मेरा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा कंबाइंड केस है, ये हमारा कंबाइंड केस है। अब बच्चों ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, उसको तो हम पढ़ते नहीं है। डिस्प्लेसमेंट तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है, उसको थोड़ी ना हम पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, डिफॉर्मेशन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि डिफॉर्मेशन ही स्ट्रेस क्रिएट कराएगी। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों कंबाइंड मोशन होने की वजह से यहाँ पर हमें एक मोशन मिल गया है 15 किलो न्यूटन। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों मिलेंगे हमें, डिस्प्लेसमेंट भी डिफॉर्मेशन भी। इसका ये जो इफेक्ट हमने कैलकुलेट किया, ये भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डिफाइंड नहीं है, या हम इसमें कोई भी स्ट्रेस फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ कंबाइंड इफेक्ट मिल रहे हैं। तो हमारा जो इंटरेस्ट है बच्चों, ध्यान रखना, हमारा इंटरेस्ट है सिर्फ सेकंड केस में सिर्फ डिफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ डिफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि हमारा इंटरेस्ट है इस वाली चीज में, ये इसमें हमारा इंटरेस्ट है। यानी कि ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर कोई बॉडी डिफॉर्म हो रही है तो वो इक्विलिब्रियम में भी होगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में भी रहनी चाहिए, इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम। तो याद रखेंगे डिफॉर्मेशन, यहां पर हमें नोट करके कुछ बातें लिखनी है, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे। देखो, नोट करके लिखेंगे कि हमें, हमारे कितने इफेक्ट है? 3। तो यहां पर देखो 3 इफेक्ट क्रिएट होना है। जैसे हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट है हमारा, डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या मिला? डिस्प्लेसमेंट में हमें मिला मोशन। क्या हमें मोशन चाहिए बॉडी का? नहीं। मोशन चाहिए बॉडी का? नहीं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें इसे नहीं पढ़ना है। ठीक है। दूसरा डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन में मोशन मिल रहा है हमें, नहीं सॉरी एक सेकेंड, यहाँ तो हमें मोशन मिल रहा है ना, यहाँ मोशन मिल रहा है। ठीक है, और जिसमें मोशन मिल रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पार्ट है। डिफॉर्मेशन में क्या होगा? बॉडी फिक्स होगी तो क्या मोशन मिलेगा? नहीं, मोशन नहीं है। और मोशन नहीं है तो बॉडी किस में है? बॉडी किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। याद रखेंगे, बॉडी किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, ये बात ध्यान रखेंगे। मोशन किस में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम की 3 इक्वेशन होती है हमारे पास। पहली इक्वेशन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ, पहली इक्वेशन होती है हमारी एल्जेब्रिक समेशन ऑफ fx इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ fy इज इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन एल्जेब्रिक समेशन ऑफ मूवमेंट इज इक्वल टू 0। ये 3 होती है हमारी स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यानी कि पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में
ये डिफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हमारा मोशन है नहीं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में, यानी कि ये हमें पढ़ना है सॉम में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। सॉम में हमेशा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तभी बॉडी डिफॉर्म करेगी। समझ में आ रही है बात, तभी बॉडी डिफॉर्म करेगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें ये तीन इक्वेशन देखनी है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ये तीनों इक्वेशन वैलिड होनी चाहिए इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन विल बी वैलिड, राइट। चलो थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, तो क्या उसको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसमें भी हमें मिलेगा। देखो हमें डिफॉर्मेशन भी हो रहा है थर्ड केस में डिफॉर्मेशन भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो क्या इसमें मोशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। क्या इसमें मोशन मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या ये हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ना, मोशन तो हमें चाहिए ही नहीं ना, मोशन होगा तो बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मोशन होगा तो बॉडी डिफॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। और हमें पढ़ना है डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में, तो ये केस भी हमें नहीं पढ़ना है, ये केस भी नहीं पढ़ना है, ये केस भी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है सिर्फ ये डिफॉर्मेशन कब होगा, मैंने कंडीशन आपको बता दी, किस केस में बॉडी डिफॉर्म करेगी। क्लियर हो रहा है पॉइंट। चलिए जी, अब हम बात करते हैं इफेक्ट को, तो हमने देख लिया, इफेक्ट को हम देख चुके हैं। अब हमें किसकी बात करनी है, अब हमें बात करनी है टाइप्स ऑफ लोड के बारे में। चलिए जी आगे चलेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लोड, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। देखो एक्सटर्नल फोर्स है, मैंने बताया ना लोड क्या है, लोड है एक्सटर्नल फोर्स। अब टाइप्स ऑफ लोड देखो क्या है, तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारे टाइप्स ऑफ लोड है तीन तरीके के, थोड़ा सा लंबा जाएगा ये, यहीं पे मैं डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये पहला होता है हमारा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, पहला होता है जो टाइम के हिसाब से चेंज हो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान रखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो टाइम पे डिपेंड करता हो, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, या टाइम से रिलेट करता हो। ये भी हमारे पास होता है बच्चों दो टाइप के, ये भी होता है हमारे पास दो टाइप के, ये होता है हमारे पास दो टाइप के। पहला होता है स्टैटिक, दूसरा होता है डायनेमिक, स्टैटिक भी आपके बच्चे दो टाइप का होता है, एक होता है डेड लोड और एक होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, इसको डिटेल में समझेंगे। डायनेमिक भी बच्चों दो टाइप का है आपका, एक होता है इम्पैक्ट लोड, और दूसरा है फटीग लोड। दूसरा क्या है, फटीग लोड, ये तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। नेक्स्ट आ जाओ विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे लगने वाले फोर्स, थोड़ा सा मैं ये रेज करूंगा, यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है, ठीक है। या एक काम करते हैं, ये मूव नहीं कर रहा है, हाँ ठीक है। देखो बच्चों, है ना, बात करते हैं आपकी विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन, विद रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करने वाले दो फोर्स, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करने वाले आपके दो फोर्स, कौन कौन से, क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करने वाले आपके दो फोर्स हैं। पहला कौन सा है आपका, नॉर्मल फोर्स, दूसरा शेयर फोर्स। नॉर्मल फोर्स, दूसरा कौन सा है, शेयर फोर्स। देखो नॉर्मल फोर्स भी बच्चों दो टाइप का है, सबसे पहला
एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, दूसरा एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स, एसेंट्रिक एक्सियल, एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स। ठीक है, ये क्या क्रिएट करता है, इसको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स मूवमेंट क्रिएट करता है। ये क्या क्रिएट करता है, मूवमेंट, ध्यान रखेंगे, ये मूवमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए जी, देखो एक्सियल फोर्स भी बच्चों दो टाइप का, टेंसाइल, टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव। ये अच्छे से पढ़ना है, इसी से हमने टेंसाइल स्ट्रेस और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस के बारे में जानकारी मिलेगी। चलिए जी, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स भी आपका दो टाइप का, शेयर फोर्स भी आपका दो टाइप का है। शेयर फोर्स दो टाइप का यहां लिख देता हूं। पहला डायरेक्ट शेयर, क्या, डायरेक्ट शेयर, डायरेक्ट शेयर। दूसरा एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स, दिख रहा है कैमरा पे, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड इंपॉर्टेंट है। क्या क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है, टॉर्क। क्या क्रिएट करेगा, टॉर्क। टॉर्क से क्या क्रिएट होगी, टॉर्शनल स्ट्रेस, टॉर्शनल स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है। बेंडिंग मोमेंट से क्या क्रिएट होगा, बेंडिंग मोमेंट से क्रिएट होगी बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेस। चलिए जी, ये शेयर फोर्स हो गया हमारा, शेयर फोर्स हो गया। नेक्स्ट आपका आता है, अब देखो थोड़ा सा जगह यहां पर बढ़ा देंगे, है ना। नेक्स्ट आता है आपका विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिख लेंगे, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एरिया, विद रिस्पेक्ट टू एरिया। एरिया पे डिपेंड करने वाले तीन फोर्स हैं बच्चों, एरिया पे डिपेंड करने वाले तीन फोर्स मेनली एसएफडी बीएमडी में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट लोड, सबसे पहला पॉइंट लोड, राइट, ये सब बीम्स पे लगता है, एक किस पे आता है, बीम पे। दूसरा यूडीएल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जो थ्रू आउट बीम पे। और यूनिफॉर्म वेरिंग लोड, यूनिफॉर्म वेरिंग लोड कैसा होता है, जिसकी लोड की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है, ठीक है, 0 टू मैक्सिमम जाती है। ये हमारे फोर्सेज है जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, अब जो हमारे काम के हैं चार फोर्स हैं जिनके बारे में हमें जानना है अच्छे से। ये तो हम कहाँ जानेंगे, ये हम जानेंगे एसएफडी बीएमडी में, तो इसको तो मैं यहीं पर स्किप करूंगा। ठीक है, बाकी हमने देखना है, इन सब को हमने डिटेल में देखना है, ये फोर्स कैसे जनरेट होते हैं बॉडी में, किस तरह से लगे होते हैं। ठीक है, ये फोर्स कैसे जनरेट हो, देखो बच्चों आ जाओ। सबसे पहले देखो हमारे पास चार इंपॉर्टेंट है, हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट फोर्स हैं। अगर आपने इनको समझ लिया तो आपकी 90% स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल निपट जाएगी। सबसे पहला है टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, ठीक। दूसरा है कॉम्प्रेसिव फोर्स, कॉम्प्रेसिव फोर्स। तीसरा है आपके पास एसेंट्रिक, एसेंट्रिक, एसेंट्रिक एक्सियल फोर्स जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, जो बेंडिंग मोमेंट क्रिएट करता है। चौथा है एसेंट्रिक, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स। ठीक है, पांचवा है आपका डायरेक्ट शियर फोर्स। ठीक है भैया, इसको हम
shear force के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, वन बाय वन शुरुआत करते हैं आपकी। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे टेंसाइल फोर्स से। ठीक है, चलिए जी, टेंसाइल फोर्स से पहले भी हम एक्सियल फोर्स की कैटेगरी में बात करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे 5 फोर्स जो इंपॉर्टेंट है। ये हमारे 5 वो फोर्स हो गए जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये 5 वो फोर्स है जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक हमने अभी लिखा है क्या, कि जो एक्सियल लोड है, सॉरी एक्सियल लोड नहीं, जो स्टैटिक लोड है, स्टैटिक लोड वो 2 कैटेगरी का है। एक आपके पास है डेड लोड और एक है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बच्चों ये जितने भी फोर्स हैं ये सब ये वाले फोर्स हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसको हमें समझना है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड क्या होता है इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले स्टैटिक लोड की कैटेगरी को समझना है। सबसे पहले स्टैटिक लोड की कैटेगरी को समझना है। हेडिंग डालेंगे डेड लोड। डेड लोड क्या है, देखो ये छोटे छोटे लोड है, फटाफट बता दूंगा शॉर्ट में, कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। डेड लोड एक ऐसा लोड है जिसका मैग्नीट्यूड जिसका मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। याद रखना, टाइम के रिस्पेक्ट में जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। लोड वर्सेस टाइम ग्राफ में देखते हैं। देखो मान लो वाई एक्सिस पे आप क्या करते हो, वाई एक्सिस पे आप ले लेते हो लोड और एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं हम आपका टाइम। ठीक है, तो होगा क्या, देखो डेड लोड क्या है, डेड लोड का मैग्नीट्यूड टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा, तो ये ग्राफ होता है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात, टाइम के रिस्पेक्ट में ये चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये चीज मिलेगी। आप समझो इधर थोड़ा सा, क्या डेड लोड के बाद आता है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में यही आपका फोर्स है, यही आपका फोर्स है जो कंसीडर करना है पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, देखो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड जो है ये क्या है, कि इसका मैग्नीट्यूड शुरुआत में रहेगा 0, धीरे 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 बढ़ेगा अपने पीक पॉइंट पे और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वेरिंग इन नेचर का है, वेरिंग इन नेचर। और ध्यान रखना टाइम जो है ज्यादा लगता है इसमें, एकदम नहीं कम समय में पहुंच जाएगा, धीरे 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 अपने पीक पे जाएगा। तो जैसे अगर हम लोड और टाइम का ग्राफ बनाए, यहाँ पे ये मेरा लोड है और ये मेरा टाइम है, ये मेरा लोड है और ये मेरा टाइम है। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों, देखो कि धीरे 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 क्या हुआ, जैसे 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 0 से चले बढ़ाते चले गए, पीक टाइम पे आएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। ये होता है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। बच्चों ध्यान रखना, हमारा जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे वो सिर्फ ये वाला होता है। इस रीजन में हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ये जो है ध्यान से समझेंगे, ये वाला जो पार्ट है ये तो डेड लोड की कैटेगरी में चला गया, तो इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि डेड लोड से कुछ नहीं होता। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में डेड लोड से कुछ नहीं होता, ध्यान रखना।
तो यहाँ हमारी कैलकुलेशन होती है। बस इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है इसमें आपको? इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि ये जो टाइम है ये कम नहीं है, ये वेरी लेस टाइम नहीं है। समझ में आ रही है? डेल्टा टी कैसे देखो, मान लो यहाँ पर टी की वैल्यू क्या है, यहाँ टी की वैल्यू है 0, तो यहाँ पी की वैल्यू क्या होगी, ये भी 0 है। अब यहाँ पर टाइम की वैल्यू है टी सपोज इस पॉइंट पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग मेरा होगा मैक्सिमम फोर्स। समझ में आ रही बात? तो यानी कि टी की वैल्यू 0 पे, पी की वैल्यू मेरी 0 है, और टी की वैल्यू, इसको कोई नाम दे दो, T1 दे दो, इसको P1 दे दो, और T2 की वैल्यू कितनी है मेरी, T के बराबर है, और P2 की वैल्यू है मेरी P मैक्स। क्या है मेरी P मैक्स। तो यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है ये क्या होगा, डिफरेंस डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस 0 दैट इज T। तो डेल्टा T जो है वो किसके बराबर है, T के बराबर है। और ये जो डेल्टा T है ये आपका वेरी लेस नहीं है, लेस क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। ये जो है आपकी कंसीडर्ड क्वांटिटी होगी, यानी कि टाइम जो होगा उसकी कंसीडर्ड वैल्यू होगी। ऐसा नहीं बहुत कम समय में चला गया। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं होगा बहुत कम समय में चला गया, ठीक है। तो अगर ऐसा है और इस नेचर का फोर्स है, तब हम कहेंगे कि ये फोर्स कौन सा है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये कौन सा फोर्स है, ये फोर्स है आपका ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स, ग्रेजुअली अप्लाइड। एक बात बच्चों ध्यान रखनी है, क्या क्या बात ध्यान रखनी है, क्या बात ध्यान रखनी है, ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स, ये फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कंसीडर किया जाए। सारे फोर्स ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स है जब तक कोई स्पेशल फोर्स की हम स्टडी ना करते हो, जैसे इंपैक्ट फोर्स, फटीग फोर्स, तब तक हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी फोर्सेस हैं ये सारे क्या होंगे, हमारे ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स होंगे। तो पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमें यही फोर्स पढ़ना है, पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमारा यही फोर्स होता है। समझ में आ रही है बात बच्चों? यही हमारा ग्रेजुअली अप्लाइड फोर्स है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना काफी है, इसको आप रिवाइज करें धीरे धीरे। मैंने इफेक्ट बताया आपको, मैंने मैकेनिक्स का मतलब आपको बताया, कौन कौन सी मैकेनिक्स होती है वो हमने डिस्कस करी है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किस बॉडी की एनालिसिस कर रहे हैं ये हमने डिस्कस किया है। फिर फोर्स क्या करता है, बॉडी को डिस्प्लेस करता है, डिफॉर्म करता है, और कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो टाइप्स ऑफ लोड हैं वो कौन कौन से हैं, फोर्स हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है। और फिर आगे की क्लास में हम टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, फिर उससे टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है, फिर स्ट्रेन, स्ट्रेन कैसे आती है, प्रैक्टिकल स्ट्रेन क्या होती है, थ्योरेटिकल स्ट्रेन क्या होती है, डिफॉर्मेशन क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।